Alright, in the previous video, we studied two concepts. What is the scope of economics and economics as science and art. But whenever you study something, it is a science. Whenever you apply it, it is an art. So if I have to give you an example, study of the problem of unemployment is science. But applying some policies, making some policies to reduce unemployment is an art. बिकॉज जब आप कोई चीज को स्टडी करते हो तो वो साइंस बन जाता है, और जब आप कोई चीज को अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन करते हो, तो वो आर्ट बन जाता है. सो आई होप यू आर क्लियर दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. साइंस बिकॉज इट इज अ स्टडी, आर्ट बिकॉज इट इज एप्लीकेशन ऑफ दैट स्टडी. साइंस नॉलेज है तो आर्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी कम अक्रॉस इज बाय द नेम ऑफ पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस. अब ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो पॉजिटिव साइंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, whereas normative science is a statement of welfare, well-being. तो जब भी हम कोई फैक्चुअल जजमेंट का बात करेंगे, क्या वर्ड यूज किया? फैक्चुअल जजमेंट, देन इट इज पॉजिटिव साइंस. बट व्हेनेवर आई यूज अ वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट का मतलब किसी के वेलफेयर के बारे में बात किया, देन इट विल बी टर्म्ड एज नॉर्मेटिव साइंस. बेटा पॉजिटिव साइंस इज रियलिस्टिक, जो है जैसा है वैसा ही, फैक्ट्स, कुछ भी अडल्ट्रेटेड नहीं, रियलिटी. जबकि नॉर्मेटिव साइंस वो ये बोलता है कि कैसा होना चाहिए. इट इज नॉट द रियलिस्टिक सिचुएशन बट द आइडियलिस्टिक सिचुएशन. तो बेटा पॉजिटिव साइंस रियलिस्टिक, नॉर्मेटिव साइंस आइडियलिस्टिक. Positive science what is as it is, normative science as it should be, it should have been, ought to be. तो जब भी should be, ought to be आएगा तो वो normative science. as it is आएगा, what is आएगा तो positive science. To explain this a bit more in detail, let us take an example. आप सब लोग कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए हो. अच्छा, हम डॉक्टर के पास ऐसे ही जाते हैं टाइम पास करने के लिए, चाय पे चर्चा नहीं. मतलब कैन आई से यू गो टू अ डॉक्टर ओनली व्हेन यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. तो बेटा आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उसको बताते हो ना कि सर डॉक्टर मेरा है ना सर दर्द कर रहा है, सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, खांसी आ रहा है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, बुखार आया है, whatever. You tell him whatever is your problem. अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप उसको झूठ बोलोगे? क्या आप उसको ऐसा बोलोगे कि आपको कोई गलत बीमारी हो गई है? अगर आपको सर्दी हो गया है तो क्या आप ये बोलोगे कि आपको खांसी हो गया है? नहीं ना. क्यों नहीं? बिकॉज आप डॉक्टर के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशन मेंटेन करते हो और उसको आप सब सच बताते हो, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स बताते हो. So whenever you talk about statements of facts, it is positive science. But whenever you are talking about statements of welfare, it is normative science. तो जब आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को क्या किया? अपना प्रॉब्लम डिस्क्राइब किया. अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम डिस्क्राइब किया, क्या डॉक्टर सर पकड़कर बैठ गया, आईला वाहेगुरु आता मी काय करू, तुला काय झालं रे बाळा, असं विचारलं का? नाही ना. मतलब डॉक्टर ने आपको तुरंत एक सॉल्यूशन दिया रहेगा. तो बेटा जब आप डॉक्टर के पास गए, आपने आपकी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है, जबकि डॉक्टर ने आपके प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन दिया, मतलब आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया. तो whenever you come across any statement which is describing a problem, क्या बोला है? whenever it is describing a problem, then it is a statement of positive science. But whenever you come across a statement which is prescribing you a solution,
then it is a statement of normative science. So बेटा दो वर्ड आए, डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन. ऐसे ही सिमिलर और दो वर्ड्स हैं, एक का नाम है फ्रूट बेरिंग, दूसरे का नाम है लाइट बेरिंग. बेटा लाइट बेरिंग का मतलब होता है यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, whereas फ्रूट बेरिंग का मतलब होता है यू आर गेटिंग अ सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम. तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं, लाइट बेरिंग इज एज गुड एज प्रिस्क्रिप्शन एंड लाइट बेरिंग इज एज गुड एज डिस्क्रिप्शन and fruit bearing is as good as prescription which the doctor gave to you. अब can I say, अगर आपको ये 4 पॉइंट समझे होंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा. चलो, नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस. बेटा पॉजिटिव साइंस आर स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, नॉर्मेटिव साइंस आर स्टेटमेंट्स ऑफ वैल्यू जजमेंट्स, दैट इज वेलफेयर. पॉजिटिव साइंस में फैक्चुअल जजमेंट, नॉर्मेटिव साइंस में बोलो वैल्यू जजमेंट. पॉजिटिव साइंस आपके लिए कौन सा साइंस है? फैक्ट्स वाला. नॉर्मेटिव साइंस आपके लिए वेलफेयर वाला. पॉजिटिव साइंस में वी विल ऑलवेज डिस्कस अबाउट रियलिटी, रियलिस्टिक है. नॉर्मेटिव साइंस इज ऑलवेज आइडियलिस्टिक. पॉजिटिव साइंस के अंदर व्हाट इज आएगा, एज इट इज वर्ड्स आएंगे, जबकि नॉर्मेटिव साइंस के अंदर एज इट शुड बी, ऑट टू बी आएगा. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का ये एक बेसिक डिफरेंस है. चलो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. बेटा दो आंसर्स या रादर दो कॉन्सेप्ट्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स. अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट पॉजिटिव साइंस का एग्जाम्पल है और एक कॉन्सेप्ट नॉर्मेटिव साइंस का एग्जाम्पल है. नाउ हाउ विल वी फाइंड आउट कि पॉजिटिव कौन सा है और नॉर्मेटिव कौन सा है? क्योंकि इसमें ना रियलिटी दिख रही है, ना फैक्ट्स दिख रहे हैं, ना आपको एज इट इज, एज शुड बी, कुछ भी नहीं पता चल रहा है. तो हाउ वुड यू नो दैट अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज अ पॉजिटिव साइंस का कॉन्सेप्ट या इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस का कॉन्सेप्ट? तो सिंपल है बेटा. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. बेटा डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक इंसान डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है ऑन हिज और हर इनकम. तो इनकम पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स. जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स. सो बेटा इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. बेटा मैंने अगर इनकम कमाया तो उस पर टैक्स कौन भरेगा? ऑब्वियसली मैं भरूंगा. तो गवर्नमेंट ने टैक्स भरने को किसको बोला? मेरे को. टैक्स भरेगा कौन? मैं. तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस ये दोनों भी एक ही पर्सन पर आया, मतलब बर्डन शिफ्ट हुआ नहीं. When the burden of tax cannot be shifted, I repeat, when the burden of tax cannot be shifted, it is a direct tax. But when the burden of tax can be shifted, it is called as an indirect tax. जैसे कि GST. फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने जेके शाह क्लासेस में एडमिशन लिया, तो क्या आपने सिर्फ कोचिंग और बुक्स का फीस भरा के साथ में प्लस जीएसटी भी भरा? मतलब गवर्नमेंट हैड आस्क्ड द सर्विस प्रोवाइडर जेके शाह क्लासेस टू पे द टैक्स, बट जेके शाह शिफ्टेड इट्स बर्डन टू द पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विस. मतलब यहां पर बर्डन शिफ्ट हुआ. तो बेटा जब बर्डन शिफ्ट होगा इनडायरेक्ट टैक्स, जब बर्डन शिफ्ट नहीं होगा तो डायरेक्ट टैक्स. अब आप मुझे सोचकर बताइए कि डायरेक्ट टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट. पॉजिटिव साइंस कौन सा है
और नॉर्मेटिव साइंस कौन सा है? तो बेटा अगर सिंपल आप सोचोगे तो ये आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। क्या डिटेल में जाना पड़ेगा? डिटेल ये है कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का लायबिलिटी बढ़ेगा। जैसे आपका इनकम कम वैसे टैक्स भी कम। अगर आपका इनकम ही नहीं है तो आपको टैक्स भी भरने का जरूरत नहीं है। मतलब ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। और प्रोग्रेसिव टैक्स में अगर आप देखोगे तो रिच इज चार्ज्ड मोर टैक्स whereas पुअर इज चार्ज्ड लेस टैक्स, जिसके वजह से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो गया। मतलब लोगों का वेलफेयर हुआ कि नहीं? और अगर वेलफेयर हुआ तो नॉर्मेटिव साइंस। सो you need to focus on the concept that they have given and try to find out whether it is leading to welfare or it is not leading to welfare. In the case of direct tax, it leads to welfare because it reduces the inequality of income and therefore it is a normative science concept. But indirect tax, rich हो पुअर हो सबको उतना ही जीएसटी भरना पड़ा, जिसके वजह से केनाई से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम नहीं हो रहा है। इट डज नॉट लीड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जब कोई कॉन्सेप्ट वेलफेयर के तरफ नहीं जा रहा है तो पॉजिटिव साइंस, जब कोई कॉन्सेप्ट वेलफेयर के तरफ जा रहा है तो नॉर्मेटिव साइंस। चलो एक और एग्जांपल बेटा, पब्लिक सेक्टर एज अ सेलर एंड प्राइवेट सेक्टर एज अ सेलर। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, तो अभी तो तुरंत आंसर आना चाहिए। पब्लिक सेक्टर का मोटिव लोगों का वेलफेयर है और अगर वेलफेयर रहेगा तो नॉर्मेटिव साइंस। बट प्राइवेट सेक्टर एज अ सेलर, क्या उसका मोटिव प्रॉफिट्स है कि वेलफेयर है? तो प्रॉफिट्स है। और अगर प्रॉफिट रहेगा तो वो किसी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगा। तो बेटा पब्लिक सेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ normative science. Private sector is an example of positive science. अब इसी को आपने पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा? तो बेटा एडम स्मिथ का डेफिनेशन, लायनल रॉबिन का डेफिनेशंस अगर आपको याद रहेगा तो it did not distinguish between good or bad. मतलब it was positive science. Adam Smith and Lionel Robbins both did not focus on welfare of the people. They focused on whatever were the facts. So who advocated positive science? It was Adam Smith and Lionel Robbins. Who advocated normative science? बेटा normative मतलब welfare, welfare मतलब well-being और well-being मतलब Adam Smith. गलत। It was Alfred Marshall ना? तो एल्फ्रेड मार्शल ने प्रोमोट किया वेलफेयर को, दैट इज नॉर्मेटिव साइंस को, जबकि एडम स्मिथ और लायनल रॉबिन्स ने पॉजिटिव साइंस अप्रोच को अपनाया था। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। अब एक छोटा सा बात, ये आपके सिलेबस में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। देयर आर टू मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, एक इंडक्टिव मेथड और एक डिडक्टिव मेथड। ये दोनों मेथड्स है इकोनॉमिक्स के लिए, दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव में फर्क क्या है? तो बेटा अगर आप इंडक्टिव और डिडक्टिव वर्ड्स को थोड़ा सोचोगे ना तो डिडक्टिव मतलब बड़े से छोटा, दैट इज फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, जबकि इंडक्टिव का मतलब माइक्रो टू मैक्रो। तो बेटा अगर आप ये दोनों हाथ ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला, इधर इट इज फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो और इट इज फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो। तो बेटा ये लार्जर एरिया है तो ये फॉर एग्जांपल मैक्रो है। यहां से अगर मैंने ऐसा एक्शन किया तो मैक्रो से क्या हो गया,
माइक्रो हो गया। जब मैक्रो से माइक्रो के तरफ स्टडीज जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, और जब माइक्रो से मैक्रो के तरफ जाएगा तो हम उसे बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। Whenever you go from general to particular, deductive. Whenever you go from particular to general, it is called as inductive method. Aggregate से individual गए तो inductive के deductive। कहाँ थे? Aggregate। कहाँ आए? बोलो individual, मतलब from macro to micro deductive, from individual to aggregate inductive. So these are the two methods, two ways of logical reasoning for economics, जिसका नाम है inductive and deductive method. All right, so now that I am done with my explanation, we will go ahead with the markings in your textbook. I request everybody to come to page number 8. आपको पेज नंबर 8 पर डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा होगा, मार्क करो, इंपॉर्टेंट। उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। चलो देखो तो आर्ट में क्या दिया है? आर्ट इज एन एप्लीकेशन, साइंस इज अ मेथड। हमने ये लिया है, कर लिया है। आर्ट टीच अस टू डू, साइंस टीचेस अस टू नो। आर्ट इज practice of knowledge whereas science is a knowledge. Art is practical whereas science is theoretical. So I think मैंने ये आपको जब साइंस एंड आर्ट सिखाया था तभी बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर दिया था। प्लीज अंडरलाइन द लास्ट टू लाइन्स एंड मार्क देम एज इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू कोसा, कोसा मतलब एक इकोनॉमिस्ट है, he believes science requires art and art requires science, each being complementary to each other. मतलब economics is both science as well as an art. Next page, page number 9.